बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसको डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक थे उन सभी को डिस्कस किया था स्टेप बाय स्टेप कि सूक्ष्म जीवों का हम लोग किन किन पदार्थों के उत्पादन में उपयोग करते हैं, किन किन चीज़ों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, यूज़ करते हैं, ये सभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। प्रदूषण को कम करने में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं, प्रदूषित पदार्थ को भी सही करने में, शुद्ध करने में सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी, चर्चा की थी इसमें। अब इसी के बाद आगे इसमें बढ़ते हैं, किसके कुछ क्वेश्चन आंसर आज डिस्कस कर लेते हैं और नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसमें नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चन इसमें बोर्ड में आते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें, सूक्ष्म जीवों का ऊर्जा स्रोतों के रूप में क्या महत्व है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एनर्जी सोर्स के रूप में क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी होते हैं, वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है और वायरस है। इन सभी का उपयोग इसमें किया जाता है। जैव उर्वरक किसे कहते हैं, कृषि में इनका क्या महत्व है। जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र, ये हम लोगों ने पढ़ा है। बायो फर्टिलाइज़र या जैव उर्वरक किन्हें कहते हैं। जंतुओं और पौधों के शरीर से निकले हुए पदार्थ या जंतुओं और पौधों के शरीर के मृत शरीर के अपघटन के फलस्वरूप जो फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक बनता है उसे जैव उर्वरक कहते हैं या बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। जो फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक का निर्माण किससे किया जाता है, जंतुओं और पौधों के मृत शरीर से या उनके शरीर से निकले हुए पदार्थों को सड़ा गला करके जो फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसे जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइज़र कहते हैं। लेकिन उसको सड़ाना गलाना पड़ता है, सड़ेगा गलेगा नहीं तो बायो फर्टिलाइज़र बनेगा नहीं। और इसको सड़ाने गलाने का काम कौन करते हैं, बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीव करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के सहायता से ही बायो फर्टिलाइज़र बनता है। और अगर जो सूक्ष्म जीव सहयोग नहीं करेंगे तो बायो फर्टिलाइज़र नहीं बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। बायो फर्टिलाइज़र, कृषि में इसका क्या महत्व है। कृषि में इसका बहुत ही महत्व होता है कि बायो फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से ज़मीन बंजर नहीं होती, खराब नहीं होती, उसकी उर्वरा शक्ति, उसकी फर्टिलिटी बनी रहती है। ठीक है ना। जबकि जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं उनका यूज़ करने से जो मिट्टी होती है ज़मीन की वो खराब हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। और केमिकल फर्टिलाइज़र से सभी को नुकसान होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र के द्वारा जो भी चीज़ उगती है उसको खाने पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां भी हो जाती हैं। जबकि बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से उससे जो भी पदार्थ, जो भी अन्न, अनाज, सब्जी, फल आदि उगते हैं उनका इस्तेमाल करने से कोई विशेष हानि नहीं होती है। तो ये बायो फर्टिलाइज़र। इसके पश्चात बहित मल से आप क्या समझते हैं, बहित मल के किस प्रकार से हानिप्रद है। बहित मल जो मल पदार्थ होता है, सीवर होता है,
जो नालियों में बहा दिया जाता है वही बहित मल है। जंतुओं का जो मल पदार्थ है जो बहा दिया जाता है उसे ही हम बहित मल या सीवेज कहते हैं। और इसे किस प्रकार से हानिप्रद है? अब ये बहित मल जो है इसका जो पानी होता है मैल के साथ नदियों तालाबों आदि में मिला दिया जाता है तो नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है और उस जल का जो भी जंतु और पौधे इस्तेमाल करते हैं उपयोग करते हैं उनमें भी अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये बहुत ही हानिकारक होता है जल में रहने वाले जंतुओं के लिए, जल में रहने वाले पौधों के लिए, और बाहर से जो जंतु या पौधे इसका इस्तेमाल करते हैं या जिनके लिए इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए भी बहुत ही हानिकारक होता है। इसके पश्चात है मानव कल्याण के लिए सूक्ष्म जीवों के उपयोग के उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव बहुत उपयोग होते हैं। डेयरी इंडस्ट्री में, टेंडरी इंडस्ट्री में, अल्कोहलिक इंडस्ट्री में, इन सब में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा चाय बनाने में, तम्बाकू बनाने में, टीका बनाने में सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाइयों को बनाने में सूक्ष्म जीवों का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो मानव कल्याण के में सूक्ष्म जीवों का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। ये हम लोगों ने जितने भी डिस्कस किए वो पूरा चैप्टर इसमें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है तो ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जितने भी टॉपिक हमने डिस्कस किए वो सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे जिनसे जिनसे हमको लाभ होता है। इसी के पश्चात पेय पदार्थ और डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं। पेय पदार्थ मतलब शराब, अल्कोहल। अल्कोहल बनाने में फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनता है, फर्मेंटेशन के द्वारा अल्कोहल बनता है और फर्मेंटेशन के फलस्वरूप ही ब्रेड भी बनती है, डबल रोटी भी बनती है। ब्रेड तो इसमें ईस्ट, YEAST, ईस्ट, जो कि एक फंजाई है, इसमें दो एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज और जाइमेज। ये एंजाइम अल्कोहल बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में और डबल रोटी बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। ईस्ट का ये सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो इसको हम लोगों ने जो डिस्कस किया है पेय पदार्थ अल्कोहल वगैरह में बनाने में और डबल रोटी बनाने में, उसको आपको इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। नेक्स्ट है जैव उर्वरक क्या है, जो अभी डिस्कस किए। मृदा की उर्वरता हो तो यह किस प्रकार लाभदायक है, यह रासायनिक उर्वरकों से उत्तम क्यों है, जैसा कि हम अभी बता चुके हैं। जैव उर्वरक क्या होती है वो बताया, और ये मृदा उर्वरता के लिए किस प्रकार लाभदायक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसको यूज़ करने से, जैव उर्वरक यूज़ करने से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है और जो खाद्य पदार्थ उत्पन्न होता है वो भी सही रहता है। जबकि रासायनिक उर्वरक का अत्यधिक इस्तेमाल करने से उपजाऊ शक्ति तो बढ़ जाती है लेकिन मिट्टी की जो उर्वरता है वो घट जाती है, उसकी शक्ति घट जाती है और उसके द्वारा जो पदार्थ उगता है, जो खाद्य पदार्थ उगता है उसमें, वो सभी जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो इस प्रकार से रासायनिक उर्वरक जो होते हैं वो हानिकारक होते हैं, जबकि जैव उर्वरक सभी जीवों के लिए भी और मिट्टी के लिए भी लाभदायक होते हैं। इसके पश्चात सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग वर्णन कीजिए। औषधि उपयोग मतलब कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा क्या होता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा विटामिन A, D, E, K की कैप्सूल भी बनाए जाते हैं, इनमें सहयोग होता है। विटामिन B12 आदि के कैप्सूल बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया आदि का एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों के सहयोग से ही टीके बनाए जाते हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनाई जाती हैं। बैक्टीरिया और फंजाई इन दोनों से ही एंटीबायोटिक दवाई बनती, प्रतिजैविक, और हर मर्ज में, हर रोग में एंटीबायोटिक दवाइयों का ही आजकल इस्तेमाल हो रहा, उपयोग हो रहा है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म जीव
औषधियों के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके बाद है बायोगैस के घटकों का नाम लिखिए। तो बायोगैस जो होती है वो किससे बनाई जाती है? जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, बायोगैस गोबर गैस, गोबर गैस भी कहते हैं बायोगैस को, गोबर को सड़ा के बनाई जाती है। इसका स्ट्रक्चर बना के मैंने समझाया था बायोगैस को। तो यहाँ बायोगैस जो पूछा जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर बना के, इसका जो वर्णन मैंने समझाया था ये पूरा आप लोग डिस्कस करेंगे। पेंसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यह किस सूक्ष्म जीव से प्राप्त होती है? पेंसिलिन पेंसिलियम नोटेटम नामक फंजाई या कवक से प्राप्त होती है। पेंसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक दवाई है। किससे तैयार की जाती है? पेंसिलियम नोटेटम नामक फंजाई से। और ये एंटीबायोटिक, पेंसिलिन एंटीबायोटिक सबसे पहले बनाई गई। इसके बाद बहुत सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ बाद में बनाई गई। बायोगैस क्या है? गोबर गैस को ही बायोगैस कहते हैं। और इसमें मुख्य घटक क्या है? मीथेन गैस, CH4। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोजन गैस भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है, लेकिन मुख्य घटक इसका मीथेन गैस होती है। इसके पश्चात ईस्ट कोशिकाओं के किण्वन में क्या योगदान होता है? ईस्ट कोशिकाओं का फर्मेंटेशन या किण्वन में क्या योगदान होता है? तो जैसा मैंने बताया कि ईस्ट कोशिकाओं के द्वारा ही फर्मेंटेशन के फलस्वरूप अल्कोहल, डबल रोटी, बेकरी इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। ईस्ट के द्वारा ही फर्मेंटेशन होता है, जिससे ब्रेड बनाई जाती है, अल्कोहल आदि बनाई जाती है। जैव उर्वरक पर टिप्पणी लिखिए। जैसा अभी बता चुके हैं, जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर, उस पर टिप्पणी लिखनी है। तो इसके बाद सिरका उत्पादन। सिरका एसिटिक एसिड, ये भी गन्ने के रस को लंबे समय तक रख देते हैं, 5-6 महीने के लिए अपने आप। ये सूक्ष्म जीवों के सहायता से ही सिरके में तब्दील हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन में भी इसका सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और चाय की पत्तियों से, जो चाय की पत्ती हमारे पास आती थी, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा सूक्ष्म जीवों के द्वारा संवर्धित की जाती है। ठीक है ना। राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव का कृषि में क्या महत्व है? राइजोबियम दाल कुल की पौधों की जड़ों की गांठों में होता है राइजोबियम। और ये जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के पौधे को नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में देता है, और सभी पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। इसीलिए दाल वाले पौधों में नाइट्रेट ज़्यादा मिलने के कारण उसमें प्रोटीन का निर्माण ज़्यादा होता है। तो प्रोटीन हमें मुख्य रूप से दालों से ही मिलती है, और उसी की जड़ों में राइजोबियम सूक्ष्म जीव रहता है, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेकर के नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है, और वो नाइट्रेट पौधे लेकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है। राइजोबियम जो होता है सूक्ष्म जीव, ये मिट्टी की फर्टिलिटी, इसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर को आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।